नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि 3 दिन हिंदी और 3 दिन संस्कृत, तो आज संस्कृत का टर्न है और हिंदी का टर्न है। तो पिछले एपिसोड्स में मैंने हिंदी भाषा के ऊपर काफ़ी कुछ बताया था, आप लोगों को इतिहास के विषय में बताया था और उसका जन्म कहाँ से हुआ था, उद्गम कहाँ से हुआ था, ये सारे विषय आपको बताए थे। और ये भी बताया था कि शब्द जो है अक्षर क्या होता है, अक्षर कैसे जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और अक्षर का अर्थ क्या होता है, अक्षर क्या है, ब्रह्मांड में इसकी उपस्थिति क्या है। और इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैंने बताई थी। जैसा कि आप समझ सकते हैं, अक्षर ही शिव है और शिव ही अक्षर, जो कि जिसका उच्चारण ना हो सके वो अक्षर होता है, उसको शिव माना जाता है। प्रणवाक्षर शिव का भी नाम है और एक अक्षर को भी जो कभी जिसका चरण ना हो और जिसका आरंभ हो और अंत कभी ना हो, वो प्रणवाक्षर होते हैं। वो शिव को भी प्रणवाक्षर कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब जो है गीता, भगवत गीता के रूप में जब कृष्ण भगवान ने जो भी अपनी जो है मुखवाणी से जो भी उन्होंने अक्षर निकाले थे, उन अक्षरों को जोड़ जोड़ करके जो शब्द, वाक्य और जो छंद और जो इस तरीके की जितनी भी ज्ञान उन्होंने महाभारत के युद्ध में जो भी उन्होंने निकाला था, वो आज तक भी हम ऐसा मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में आज तक अभी भी निहित है। और वो जो है जो सकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारा साथ हमेशा देती रहती है। तो आज बात कर लेते हैं उसके साथ वर्ण विचार की। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण हिंदी वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला खंड है। जब हम व्याकरण शुरू करते हैं तो ये हमारे बनाए हुए नोट्स हैं जो हम आपको धीरे धीरे दे रहे हैं। इनको आप लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा और बच्चों के साथ शेयर करते चलिएगा। तो वर्ण विचार जो है हिंदी व्याकरण का पहला खंड है, जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि ध्वनि के ऊपर हमारे शब्दों का, अक्षरों का जो है आविर्भाव हुआ था। ध्वनि के अनुसार अ के साथ आ, को के साथ आ, ओ के साथ ऊ, ओ के साथ ओ, इस तरीके से कुछ शब्द जो है बनते गए, अक्षर निकलते गए, ध्वनियों के अनुसार अक्षर निकलते गए। तो वो सारे शब्द मिलजुल करके जब अक्षरों का, वर्णों का जो है समावेश एक साथ करते हैं तो कई सारे शब्द भी बन जाते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार में जो है मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत हिंदी के मूल अक्षरों की परिभाषा, भेद, उपभेद, उच्चारण, संयोग, वर्णमाला इत्यादि संबंधी नियमों का वर्णन किया जाता है। तो हम आज शुरू करते हैं। वर्ण। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जैसा कि मैं पिछले बताती आई हूँ और आप सबने पढ़ भी रखा होगा। देवनागरी है। देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 शब्द हैं। 52 मीन्स 52 शब्द हैं, जिनमें वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन, 1 अनुस्वार और 1 विसर्ग। अनुस्वार मीन्स अंग और 1 विसर्ग अह सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन ड और ढ, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन क्षत्र, ज्ञा तथा श्रेय होते हैं। अब बात करते हैं वर्ण के साथ, वर्ण स्वरों के साथ मिलकर के हिंदी भाषा में कुल 12 स्वर हैं। मूल रूप से उपस्थित हैं, जो इस प्रकार से हैं। मूल स्वर जो होते हैं, मूल स्वर अ, ई, उ, जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर भी देख सकते हैं। ये स्वर 12 हैं। मूल स्वर अ, ई, उ, ओ। फिर से देखिएगा, मूल स्वर है अ, ई, उ, ओ। संयुक्त स्वर हैं अ। संयुक्त कैसे हो गया? ये अ प्लस आ, ये 2 अ मिल करके दीर्घ आ बन गया। ये 2 लघु आ, ये लघु अ, ये लघु अ प्लस जोड़ दिया गया, ये
दीर्घ आ बन गया। ऐसे ही ए, इसको ए भी कहेंगे, जिसको कि एलोफोनिक स्वर में लिया जाएगा। ए ए, तो उसका ए अ प्लस ई, ये संयुक्त स्वर में आया, स्वर जोड़ गए अ प्लस ई, दो संयुक्त स्वर जब इसमें जुड़ गए तो ये बन गया ए या ए, औ या ओ। यहाँ पर इसका एलोफोनिक स्वर भी बताऊंगी मैं आगे चल के, एलोफोनिक क्या होता है। औ, आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ मिल करके बना औ या ओ, तो संयुक्त स्वर ये हो गए। एलोफोनिक स्वर क्या होते हैं? जिनकी जो शब्द, जो ऐसे वर्ण जिनका की ध्वनि एक सी होती है और एक दूसरे को कवर करते हैं, ऐसे शब्द जो दूसरे स्वर का उच्चारण के आधार पर स्थान लेते हैं, ऐसे शब्द एलोफोनिक स्वर कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो दूसरे स्वर का उच्चारण के आधार पर स्थान लेते हैं। तो ये हुए आपके, जैसे कि ए लिखा हुआ है यहाँ पर, आ प्लस ई जुड़ करके आपका ए बन गया था। यहाँ पर ए भी आ सकता है, यहाँ पर ओ भी आ सकता, ओ को आ प्लस ऊ जोड़ करके ओ बना, उसी तरह ओ भी बन सकता है। तो एलोफोनिक जो स्वर हैं वो ए और ओ होंगे, क्योंकि वे एक दूसरे का स्थान यहाँ पर ले सकते हैं। केतकी, कैतकी नहीं होता, केतकी होता है और ए ही लगता है। एक में 3 मात्राएं होती हैं, ए प्लस एक का। ए ऑलरेडी 2 स्वरों से मिलकर के बना हुआ है, आ प्लस ई 2 स्वरों से मिलकर के ए बन गया। अब एक लिख दीजिए या एक लिख दीजिए, एक ही बात है। ऐनक हो जाता है तो भी अ प्लस ई ही लिखा जाएगा ऐनक में। एन जब मैंने बताया एक, तो एक में 3 मात्राएं हो गई हैं, तो बात वही रहेगी। एलोफोनिक स्वर में ए और ए आ जाता है। केतकी में क में एक ही मात्रा लगी, क जो व्यंजन था का में एक ही मात्रा लगा दी तो के बन गया केतकी। कैतकी लिखने वाले अपने उच्चारण के अनुसार वे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। कोई कैतकी बोलता है तो कैतकी लिख देता है, केतकी लिखता है, तो उच्चारण के अनुसार शुद्ध जो शब्द होता है वो केतकी होता है। इसी तरीके से उच्चारण के अनुसार ओखली होता है, औखली नहीं होता। तो अपने जो किसी किसी के अपने अपने उच्चारण का तरीका होता है, अपने अपने उच्चारण के अनुसार शब्दों का वो रचना कर देते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। अपने सही तरीके से पढ़ करके सही तरीके से यदि आप शब्दों का सृजन करते हैं तो वो शब्द सही शुद्ध सृजन होता है। तो इसी के साथ साथ आगे हम आपको बता देते हैं कि स्वर, आपने 12 स्वर पढ़ लिए। ये इसमें री और री स्वर के साथ स्वरों में एक री और री होता है, जो है संयुक्त स्वर में भी लिया जाता है। इसके बाद कुछ विदेशी स्वर होते हैं जो अंग्रेजी के शब्दों से लिए, ये हमारे हिंदी व्याकरण में नहीं है। व्यंजन जो है, व्यंजनों को इस तरीके से देखते हैं, कुछ कंठ वाले होते हैं, कुछ तालव्य तालु वाले होते हैं जो तालु से बोले जाते हैं, कुछ मूर्धन्य होते हैं जो दांत और तालु जीभ लगा करके बोले जाते हैं, और कुछ दांते होते हैं जो केवल दांतों पर जीभ लग के बोलते हैं, और कुछ होष्ठे होते हैं जो होठों से बोले जाते हैं। जैसे कि कंठ का वर्ग के जितने भी शब्द होंगे, जितने भी जो हैं अक्षर होंगे, वर्ण होंगे, वो क वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, क ख ग घा अंगा। ये अंगा जो था नासिक इसको कहते हैं क्योंकि नासिका से इसका उच्चारण होता है, नाक से बोलते हैं। जैसे कंग घा ये घोष है। घोष माने घोषित, अघोष क अघोषित, आधा निकला आधा रह गया। क
ख आधा निकला, आधा रह गया। तो अघोष जो कम घोष, पूरी तरीके से घोषित नहीं होता जो स्वर, जो वर्ण, वो अघोष होता है। और जो पूरी तरीके से घोष हो जाता है, बाहर प्रस्फुटित हो जाता है, उस पूरी दीर्घ उच्चारण लेकर के आता है, वो घोष शब्द हो, घोष वर्ण हो जाता है। तो कंठ से निकलने वाला क, ख, ग, घ, अंगा का वर्ग के जितने भी थे वो कंठ से निकलने वाले हैं। आप उच्चारण करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क, ख, ग, घा, घ में घोष हो गया, ग में भी घोष हो गया, घोष घोषित। और अंगा, अंगा, अंगा जो डा बाद में लगा करके साइड में एक बिंदी लिखते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए इसको इस तरीके से। ये इधर, ये जो यहाँ पर बिंदु लगाया और ये अंग, ये अंग नासिका हुआ, नासिका से प्रस्फुटित होता है, इसका उच्चारण नासिका है। का उच्चारण कंठ है, का कंठ, खा का कंठ, ग कंठ, घा कंठ और अंगा घन कंठ। ये आपके क वर्ग में आए। क वर्ग, का वर्ग मीन्स ये का वर्ग, का, ख, गा, घा, अंगा, कंठ, ये कंठ वर्ग, का वर्ग। ठीक, इसी तरीके से आएगा आपका च वर्ग। जो तालु से बोले जाते हैं शब्द, च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। च आप देखिएगा अघोष है, पूरा मुंह उसमें नहीं खुलता, लघु जिसको हम बोलते हैं च। छ में भी पूरा मुंह नहीं खुलता। जिस वर्ण के साथ में जो वर्ण आप बोल रहे हो उसमें पूरा मुंह खुले बड़ा सा, वो घोष शब्द होता है। और जिसमें छोटा सा मुंह खुले, बड़ा पूरी तरीके से ना खुले, वो अघोष होता है, जो पूरी तरीके से मुंह खुल करके नहीं बोला। और जिसमें नाक का स्वर आने लग जाए, जो नाक से बोला जा रहा हो, उसको नासिका का शब्द, नासिका जो है शब्द बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। तो ये तालव्य से बोलने वाले, तालु, चा बोल करके देखिए, चा, छा, ज, झा। अब आपने अंतर देखा, च, छा, ज, झा, झा, या, ये नाक से आ गया। ठीक, च, छ, जा, झा, या। तो आपने जब इस चीज़ को देखा, बोला, और आप स्वयं से इस चीज़ का अभ्यास करिएगा। च अघोष है जिसमें पूरा मुंह नहीं खुलता, छ अघोष है जिसमें पूरा मुंह नहीं खुलता, ज में मुंह खुल जाता है, ज, और झा में पूरा मुंह खुल जाता है, ज, झा में पूरा मुंह खुल जाता है, च, छ, ज, झा, और या, ये नाक से निकल के आया या। तो ये आपका हो गया च वर्ग। ये सारे शब्द जो सारे वर्ण च वर्ग में आते हैं। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इनका उच्चारण स्थान जो था तालु था, तालव्य बोलते हैं। ये च, छ, जा, झा, ञा। और यहाँ लिखने के लिए आप ऐसे खींचे डंडी और ऐसे खींचेंगे, ज की तरह बनाएंगे, लेकिन इसको ऐसे बनाएंगे। आप अच्छी तरीके से बनाना सीख लें। यहाँ अंजलि जब लिखते हैं, अंजलि लोग ऐसे बना देते हैं, ऊपर बिंदी लिख देते हैं और अंजलि लिख देते हैं, जो कि ये गलत होता है। सही तरीका जो अंजलि लिखने का होता है वो होता है आ और या,
आधा और ज और ला, अंजलि। ये होता है सही शब्द अंजलि। ये सही शब्द है अंजलि। लो, कंघा, कंघा में अंग की बिंदी आती है, अंग सी। यहाँ पर इंग यहाँ नहीं आता है। जहाँ पर उच्चारण के अनुसार आपको समझना पड़ेगा उच्चारण आपका क्या कह रहा है। अंजलि, गीतांजलि, इस प्रकार से जिसमें आते हैं शब्द, वो शब्दों में उच्चारण के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि क्या नाक से निकल रहा है, कौन सा वर्ण आपकी उच्चारण की ध्वनि क्या निकाल रहा है, कौन सी ध्वनि निकाल रहा है। उस ध्वनि के अनुसार आपको वहाँ पर वर्ण का प्रयोग करके वो शब्द रचना करनी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत से बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े साहित्यकार सब इस प्रकार की गलतियाँ करते हैं। अंजलि, आ के ऊपर अंग की बिंदी, अनुनासिक बिंदी लगा देते हैं, उसके साथ वो अंजलि हो जाता है, जो कि गलत है। सही शब्द अंजलि। अब चूँकि इस वो कहते हैं ना फास्ट दुनिया है, तो फास्ट में आप फास्ट लिखते रहो। कुछ भी बड़े बड़े अखबारों में भी गलतियाँ होती, तमाम गलतियाँ हम निकालते हैं। तो ये आप प्रयास करें, लेखन में कभी भी गलतियाँ ना करें, क्योंकि आप जो भी लिखेंगे, आप जो भी सीखेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे, वो सारा का सारा आपसे आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ना है, समझना है। इसलिए आप जो भी पढ़ें, जो भी लिखें, वो सही लिखें, उच्चारण उसका सही हो, आप सही से उच्चारण करें, गलत उच्चारण ना करें, अशुद्ध उच्चारण ना करें, अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग ना करें। वर्तनी का अर्थ समझ लें, उसको स्पेलिंग कहते हैं इंग्लिश में। वर्तनी की अशुद्धियाँ बहुत होती हैं। आप जब स्वयं सही पढ़ेंगे तो आप दूसरों को सही बता पाएंगे। तो ये हमारा च वर्ग था, जो तालु, जिसका उच्चारण स्थान तालु था। ये हमारा च वर्ग था, इसका उच्चारण स्थान तालु था। आप उच्चारण करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की कक्षा यहीं तक। कल बात करेंगे आगे ट वर्ग, प वर्ग और बाकी की। तो आशा करते हैं आप सभी इस चीज़ को अच्छे से समझे होंगे और इसका जो है आप अभ्यास भी करेंगे। और कुछ ना समझ में आने की स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न ज़रूर से लिखिएगा। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आता है वो आप लिखिएगा, और कुछ जानकारी चाहिए होगा, जो चीज़ आप नहीं समझ पाए, वो सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। मैं आपको समझाने की पूरी भरसक कोशिश करूंगी, और उसको लिख करके या समझा करके जैसे भी बनेगा, मैं आपकी सारी समस्याओं की जो है समस्याओं को दूर करने का प्रयास पूरा करूंगी। और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा एपिसोड अच्छा लग रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ाइएगा, लोगों में शेयर करते रहिएगा, बच्चों तक पहुँचाते रहिएगा, ताकि वे गलतियाँ ना करें, अशुद्धियाँ, वर्तनी की अशुद्धियाँ ना हो, उच्चारण की अशुद्धियाँ ना हो और व्याकरण की अशुद्धियाँ ना हो। अध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि वे हमारे वीडियोस को इस तरीके से कक्षाओं में चलाएं, ताकि बच्चों को लाभ मिले। और यदि आप चाहेंगे तो मैं आपके विद्यालय में आकर के वर्कशॉप भी दूंगी। और इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करते रहिएगा, बच्चों को शेयर करते रहिएगा। और जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।